प्रिय दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। यानी जो हमारा संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका कार्य क्या है और किस तरह से वो व्यवहार करता है। ठीक, तो हम इसके अंतर्गत पहला देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था का क्या परिभाषा है? ऐसा व्यवस्था, इसका परिभाषा यही, नोट्स भी आप बनाते चलिए। इसका परिभाषा यही है, किसी राज्य का ऐसा व्यवस्था जिसके अंतर्गत उसके शासन को सुदृढ़ किया जाए, उसके शासन को सुदृढ़ किया जाए, राज्य व्यवस्था कहलाता है। राज्य व्यवस्था कहलाता है। राज्य व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है, राज्य और व्यवस्था। राज्य प्लस व्यवस्था। राज्य व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है, राज्य और व्यवस्था। राज्य का क्या परिभाषा है? राज्य का क्या परिभाषा है? राज्य का यही परिभाषा है कि जिसके पास अपनी भूमि हो, उसके पास जनसंख्या हो, उसकी अपनी सरकार हो तथा वह प्रभुत्व संपन्न हो। उसका प्रभुत्व हो क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है। उसमें ये राज्य में चार चीज आवश्यक होता है। उसका भूमि होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए या प्रभुत्व होना चाहिए। उसका भूमि का मतलब आप लोग समझ ले रहे हैं, लैंड जिस पर हम लोग रहते हैं, जो हमारा आवास स्थान है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, वो भूमि कहलाएगा। जिस राज्य का वो अपना भूमि हो, यानी किराए का लिया हुआ ना हो, अपना भूमि हो, उसकी जनसंख्या हो। आप लोग जान ही रहे हैं कि भारत की जनसंख्या करीब 130 करोड़ के लगभग हो चुका है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। सरकार इस यहाँ पर कौन है? जिस केंद्र में है बीजेपी का सरकार, केंद्र में बीजेपी का सरकार है, जो अपने एकाएक निर्णय लेने के लिए विख्यात है। यानी कोई भी निर्णय अचानक लेती है। और प्रभुत्व का मतलब होता है निर्णय लेने की क्षमता। प्रभुत्व के मतलब होता है निर्णय लेने की क्षमता। यानी किसी भी बात पर, यानी किसी भी तरह का कोई भी काम करना हो, किसी देश से समझौता करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो, वो खुद सक्षम हो, वही प्रभुत्व संपन्न देश कहलाता है। इसको हम लिख लेते हैं संप्रभुत्व। जैसे
केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार किसी भी विषय पर निर्णय लेने के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं है। जो भी चाहेगा निर्णय ले सकता है। इस पर कोई भी देश प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। जैसे धारा 370 को ख़त्म करना चाहा तो बस संसद भवन में इस पर कानून पारित हुआ और इस धारा 370 को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कृषि बिल बनाना हुआ तो कृषि बिल बन गया, संसद भवन में पास हुआ, बन गया। इसी तरह चाइना से युद्ध करना है या कोई भी चीज़ पर निर्णय लेना हो या आकाश मिसाइल बनाना हो, मैंने कोई भी चीज़ इस तो न अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है, न रूस लगा सकता है, न कोई इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। ये स्वयं आत्म डिपेंडेंट है। लेकिन यही हम सोचें कि जो हमारा जैसे बिहार राज्य को देखते हैं, बिहार को देखते हैं, क्या ये एक राज्य है? राज्य के अंतर्गत इसके पास भूमि तो है, भूमि है, जनसंख्या भी है, इसके पास सरकार भी है, जैसे जेडीयू का भी सरकार है। बिहार में जेडीयू का सरकार है। झारखंड को देखें, झारखंड में हेमंत सोरेन का सरकार है और अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का टीएमसी पार्टी है। इसी तरह यूपी में देखें तो यूपी में भी बीजेपी का सरकार है। तो सरकार का मतलब हम लोग समझ गए, लेकिन क्या प्रभुत्व है उसके पास है? बिहार के पास, यूपी के पास, झारखंड के पास और पश्चिम बंगाल नहीं। वे कुछ चीज़ों पर तो स्वयं निर्णय ले सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों पर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है। जैसे कोई विदेश से कोई भी समझौता करना हो या चाहे विदेश से उसको कोई चीज़ मंगाना हो तो क्या वो डील कर सकता है? कोई चीज़ सामान विदेश में ले जाकर बेचना हो तो स्वयं नहीं बेच सकता बिना केंद्र सरकार के परमिशन के। लेकिन केंद्र सरकार जो है, अभी केंद्र सरकार है, किसी भी निर्णय लेने के लिए राज्य पर बाध्य नहीं है। राज्य पर उसके लिए कोई भी समझौता विदेश से करना हो या कुछ बाहर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना हो या भारत के अंदर कुछ करना हो तो ये इसके लिए केंद्र सरकार राज्य पर डिपेंडेंट नहीं है, ना दूसरे देश भारत पर कोई प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये भारत स्वयं अपने आप से करता है। तो हम राज्य के बारे में समझ गए। अब देखते हैं व्यवस्था। व्यवस्था दो चीज़ों से बना है, राज्य प्लस व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब होता है कानून। व्यवस्था का मतलब है कानून। एक ऐसा कानून जिसके तहत किसी राज्य को सुदृढ़, संपन्न आर्थिक रूप से और यानी आर्थिक रूप से संपन्न और जिम्मेवार का मतलब कि कोई दंगा फसाद ना हो, इसके लिए भी सरकार कानून बनाती है। यही राज्य व्यवस्था, जो इसके पास है वही राज्य व्यवस्था कहलाते हैं। राज्य को चलाने के लिए जो कानून बनाया गया है वही राज्यों का व्यवस्था है, उसी को बोला जाता है राज्य व्यवस्था। हम दो चीज तो समझ गए, राज्य समझ गए और व्यवस्था समझ गए। तो अब जो आगे चर्चा होगा राज्य, जो राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा वो इसको राज्य के लिए क्या 3-4 सूत्र है। उसके पास भूमि हो, जनसंख्या हो, उसका अपना सरकार हो, सरकार और संप्रभुत्व हो। ये जिसमें 4 चीज होगा वही राज्य कहलाएगा। इसमें से कोई एक अंग इसमें 4 अंग में से कोई एक अंग इसमें से निकाल दिया जाए
तो राज की कैटेगरी खो देता है, यानी राज्य नहीं रहता है। ऐसे हम उसको राज्य, जैसे बिहार है, बिहार को हम राज्य बोलते हैं, बिहार राज्य हम बोलते हैं, लेकिन क्या बिहार वास्तविक में राज्य है? नहीं है। इसमें भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है, लेकिन संप्रभु इसका अपना संप्रभुत्व नहीं है। तो इसको किस में रखा जाएगा? बिहार को प्रांत में रखा जाता है। प्रांत, बिहार को क्या बोला जाता है? प्रांत, प्रोविंस। प्रांत मतलब प्रोविंस। जो अभी 28 राज्य है वो वास्तविक में राज्य नहीं, एक 28 प्रांत हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो प्रांत किसको बोला जाएगा? प्रांत किसको बोला जाएगा? प्रांत उसको बोला जाएगा जिसके पास भूमि हो, जनसंख्या हो, भूमि हो, जनसंख्या हो, सरकार हो, अपनी सेना हो, उसे क्या बोला जाएगा? नहीं, सेना नहीं, पुलिस। अपनी पुलिस हो, उसको क्या बोला जाएगा? उसको प्रांत बोला जाएगा। बिहार के पास अपनी पुलिस है, सेना नहीं है। सेना तो केंद्र के पास है। जो भी आप सेना सुनते हैं, हमारे 3 सेना हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। हमारे देश में 3 तरह की सेना है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। लेकिन बिहार के पास पुलिस है। पुलिस और सेना में बहुत बड़ा अंतर होता है। अब देखते हैं राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए किन किन अंगों में बांटा गया। देखते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, इसको तो पहले 3 कैटेगरी में बांटा गया है। राज्य को चलाने के लिए पहला संविधान का निर्माण किया गया। संविधान का निर्माण किया गया। संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी राज्य को या किसी देश को चलाया जाता है, यानी सारा कानून व्यवस्था इसी संविधान के अंतर्गत चलता है। यही संविधान नाम के जो बुक है, इसी के अंतर्गत चलता है। दूसरा है संविधान के अंग। संविधान के कौन कौन अंग हैं? संविधान के अंग, संविधान के अंग, और तीसरा होता है संवैधानिक एवं असंवैधानिक संस्था। असंवैधानिक संस्था, पहला संविधान होता है, दूसरा संविधान के अंग, और तीसरा होगा असंवैधानिक और असंवैधानिक संस्था। संविधान के बारे में तो समझ गए। असंवैधानिक, संविधान के अंग कितने हैं? संविधान के 3 अंग हैं। विधायिका, पहला अंग है विधायिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका, और तीसरा अंग जो है
न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? विधायिका कानून बनाती है। विधायिका का काम है कानून बनाना। कानून बनाना। कार्यपालिका का नाम है कानून को लागू कराना। कानून को लागू का पालन करवाना। कानून लागू करवाना या पालन करवाना। या कानून का पालन करवाना। विधायिका का काम है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम है कानून का पालन करवाना। और न्यायपालिका का काम है न्याय सुनाना। इसका काम है न्याय करना। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को पालन करवाना और न्यायपालिका का काम है न्याय को करना। अब जो संवैधानिक संस्था और असंवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था ऐसा जो मूल संविधान में वर्णित है। जो संवैधानिक संस्था का मतलब ऐसा संस्था जो मूल संविधान में वर्णित है, उसको क्या बोला जाए? संवैधानिक संस्था। और ऐसी संस्था जो मूल संविधान में नहीं है उसको बोला जाएगा क्या? असंवैधानिक संस्था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे जैसे कोर्ट कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। संविधान के अंतर्गत किया गया। राष्ट्रपति का पद भी उसी के अंतर्गत आएगा। संसद इसको कहते हैं। संसद भी संवैधानिक संस्था है। संविधान की परिभाषा लिख लेते हैं। संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है। संविधान एक ऐसी दस्तावेज है संविधान एक ऐसी दस्तावेज है जो किसी राज्य या देश को संविधान एक ऐसी संस्था है जो किसी राज्य या देश को चलाने में सहायता करता है। तथा किसी शासन को वैधता प्रदान करता है। अगला हम देखे थे संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था का परिभाषा क्या है? ऐसी संस्था जो मूल संविधान
में शामिल है ऐसी संस्था जो मूल संविधान में शामिल है, ऐसी संस्था जो मूल संविधान में शामिल है उसे संवैधानिक संस्था कहते हैं। उसे संवैधानिक संस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम समझेंगे, जैसे वित्त आयोग। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद के 280 और 81 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 280 और 281 वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 और 281 में वर्णन है। अगला है यूपीएससी। यूपीएससी का वर्णन 315 से 323 तक है। 315 से 323 अनुच्छेद 315 से 323 अनुच्छेद तक है। सीएजी 148 से सीएजी है एजीआई है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एजीआई या महान्यायवादी। एजीआई या महान्यायवादी। अनुच्छेद 76। अगला जो आएगा यह संवैधानिक संस्था था और संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर संवैधानेतर संस्था वैसी संस्था जिसका मूल संविधान में वर्णन नहीं है। ऐसी संस्था जिसका मूल संविधान में वर्णन नहीं है, जिसको बाद में जोड़ा गया, जैसे नीति आयोग। नीति आयोग को पहले जो नीति आयोग है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। ये आयोग कोई कार्य 5 साल के लिए बनाती है। कोई भी योजना अपने अनुसार 5 साल के लिए बनाती है। जो भी सरकार आती है अपने अनुसार ही इसमें योजना बनाती है। योजना आयोग का ही नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। योजना आयोग का ही नाम बदल के कर दिया गया है नीति आयोग। एनएचआरसी है लोकपाल है। लोकपाल का गठन कब किया गया? 2019 में। लोकपाल का गठन, पहला लोकपाल कौन बना है? लोकपाल का गठन 2019 में किया गया। उसके बाद सीबीसी है, सीबीआई है।
सीबीआई भी, इसका भी वर्णन मूल संविधान में नहीं है, यह भी बाद में जोड़ा गया है। संविधान के बारे में ये आपको अभी इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है, विस्तार से आगे जाकर पढ़ा जाएगा। संविधान में और चीज हमको क्या पढ़ना है, संविधान में और हमको क्या पढ़ना है, संविधान में और पढ़ना, संविधान क्या है, संविधान क्या है, या संविधान का निर्माण क्यों किया गया, कौन ऐसी मुसीबत आ गई जिसके कारण हमें संविधान का निर्माण करना पड़ा, संविधान यदि न होता तो क्या होता, यह सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अगला है संविधान का निर्माण। पहला संविधान क्या है, दूसरा संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण 3 नंबर पर हम पढ़ेंगे संविधान का जो निर्माण है, इसको भी 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, संविधान सभा का गठन और संविधान का स्रोत। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, और दूसरा हम पढ़ेंगे संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत यानी संविधान जो हमारा है वो उसका प्रावधान कहाँ कहाँ से लिया गया है। अगला हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूची। संविधान की अनुसूची, संविधान की अनुसूची कितना है, अभी वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूची है, पहले 8 अनुसूची हुआ करते थे। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। 4 नंबर पर हम पढ़ेंगे, 4 नंबर पर पढ़ेंगे संविधान की व्यवस्था। संविधान की व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि संविधान के क्या क्या प्रावधान है। संविधान के क्या क्या प्रावधान है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट संविधान की प्रस्तावना। क्या पढ़ेंगे, संविधान की प्रस्तावना। $1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन, कांग्रेस का गठन हुआ। इसी को संविधान का मेन जरिया माना जाता है। संविधान के निर्माण में मेन भूमिका यही निभाया। कांग्रेस का गठन ही संविधान का नींव डाला था। कांग्रेस का गठन के कारण ही संविधान का निर्माण हो सका। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ और इसका गठन किसने किया था? कांग्रेस का गठन ए.ओ. हिम नामक एक अंग्रेज अधिकारी थे। एक अंग्रेज रिटायर अधिकारी थे, उसी के देखरेख में किया गया।
यानी इसका कांग्रेस के गठन का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए.ओ. हिम को माना जाता है। ठीक ना। ये जो थे अंग्रेजों ने इसको कांग्रेस के गठन इसलिए अपने कामों को कराने के लिए इसका कांग्रेस का गठन करवाया था, क्योंकि उन लोग को सपोर्ट करने के लिए कोई लीडर नहीं था, इसलिए इस कांग्रेस का गठन किया। इसका गठन 1885 में हुआ, लेकिन 1885 ईस्वी से लेकर 1885 से लेकर 1929 तक 1929 तक कभी भी कांग्रेस ने कभी भी कांग्रेस ने आज़ादी की मांग ही नहीं की। कभी भी कांग्रेस ने आज़ादी की मांग नहीं की। आज़ादी की मांग नहीं की। आज़ादी की वो मांग न कर आज़ादी की मांग न कर स्वायत्तता का मांग करते थे। ये स्वायत्तता का मांग का मतलब कि आप हम पर राज कीजिए, लेकिन जो भी कानून बनाने का काम है वो सब हम लोग को दे दीजिए। इन लोग का यही डिमांड था कि अंग्रेजों से कि आप लोग राज कीजिए, हम उसमें रोक टोक नहीं करेंगे, लेकिन जो भी हम लोग कानून बनाने का काम है खुद हम लोग को दीजिए। अंग्रेज जो थे कानून बनाने के लिए देते थे, लेकिन दो पार्ट में तोड़ देते थे। पहला जो जिससे इनकम होता था और एक इनकम माने आय जिससे आमदनी होता था, वो उस पर कानून खुद अंग्रेज बनाते थे, वो विषय अपने पास रखते थे। और जिस पर पैसा खर्च होता था, यानी जो खर्च करने वाला कानून था, उस पर कौन बनाता था? भारतीय लोग बनाते थे। इसी पर कांग्रेस का झगड़ा था। ये जो दोनों कानून है दोनों हम लोग को दे दीजिए, माने अच्छा वाला कानून और ख़राब दोनों कानून हम लोग बनाएंगे। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं करते थे। अंत में जाकर 1930 ईस्वी में आज़ादी की मांग हुई। कांग्रेस के द्वारा प्रथम बार 1930 ईस्वी में कांग्रेस आज़ादी की मांग हुई। 26 पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार 26 जनवरी 1930 ईस्वी को 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कलकत्ता अधिवेशन में नहीं, नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पहली बार लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। जब 1930 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, उसके बाद आज़ादी लोगों में आज़ादी की लहर दौड़ने लगी। और 1935 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक
पहला कानून बनाया जिसके जिसके तहत भारत के शासन को दो भागों में बांट दिया गया। पहला था हस्तांतरित विषय, और दूसरा था आरक्षित विषय। पहला था हस्तांतरित विषय और दूसरा था आरक्षित विषय। आरक्षित विषय जो अंग्रेज अपने पास रखते थे उसमें था शिक्षा, वेतन, स्कूल टैक्स जो टैक्स मिलता था वो अपने पास रखते थे, टैक्स पर कानून खुद बनाते थे। और जो खर्च करने वाला था, जैसे रोड का निर्माण करना हुआ, रोड का निर्माण, नाली का निर्माण करना है, ये सब भारतीय लोगों को दे दिया था। और जो इनकम का स्रोत था वो लोग अपने पास रखे हुए थे। जो अंग्रेज लोग थे वो अपने देश में भी कानून बनाए थे। जो हमारे भारत के लोग ब्रिटेन जाते थे तो ये देखते थे कि इनका कानून तो अच्छा है, इनका जो कानून है, इनका कानून तो अच्छा है, लेकिन इस कानून के तहत ये लोग तो भारत पर राज ही नहीं किया। इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने कौन सा एक पुस्तक लिखा था, दादा भाई नौरोजी ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा। क्योंकि जो अंग्रेज थे भारत में उस रूल के अनुसार कोई भी काज नहीं करते थे। जो ब्रिटेन में रूल चलता था, यदि वो रूल से चलते तो बहुत अच्छा शासन चलाते, लेकिन कभी भी वो अपने जो रूल बनाए थे उस रूल पर कभी भी भारत को नहीं चलाया। कभी भी अपने फ़ायदा के अनुसार उन लोगों ने देखा कि हम लोग का फ़ायदा कहाँ होगा। भले ही भारत के लोग भूखे मरे, उससे उन लोग का मतलब कोई नहीं था। वो लोग का अपना इनकम से मतलब सिर्फ था जहाँ तक हमारा इनकम हो सके। अगला बात अब आएगा संविधान का निर्माण। संविधान निर्माण में दो चीज़ की भूमिका है। संविधान सभा का गठन, पहला है संविधान सभा का गठन, और दूसरा जो है संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत, संविधान सभा का गठन किस तरह से किया गया और संविधान का स्रोत क्या क्या है, यही दो बात पर हम आगे बढ़ेंगे। संविधान का गठन, संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। 1939 ईस्वी के द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने क्या किया था? जब 1939 का प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें बिना भारत से पूछे भारत को भी युद्ध में ढकेल दिया था।
इसके विरोध में कांग्रेस के सभी नेताओं ने एक साथ 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को एक साथ इस्तीफा दे दिया। एक साथ इस्तीफा दे दिया। जब कांग्रेस के लोगों ने एक साथ इस्तीफा दिया तो एक और भारत में पार्टी थी, पहला तो ये कांग्रेस था जिसका निर्माण 1885 ईस्वी में हुआ था, और एक था मुस्लिम लीग। जिसका निर्माण 1906 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग का निर्माण कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। जब कांग्रेस के लोगों ने एक साथ इस्तीफा 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को एक साथ इस्तीफा दे दिया, तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको मिली? मुस्लिम लीग को मिली। क्योंकि मुस्लिम लीग के जो भी सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य जलते थे, क्योंकि उन लोग में वैमनस्य की भावना था। वे लोग चाहते थे कि हम लोग का सरकार चले, और कांग्रेस का जो थे सोचते थे सब मिलकर हम लोग चलाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना इसी जाति के आधार पर ही हुआ था, यानी धर्म के आधार पर। ये लोग शुरू से इस चाहते थे कि हम लोग के अलग देश हो, अलग एक मुस्लिम कंट्री हो। जब 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस ने एक साथ इस्तीफा दे दिया, तो मुस्लिम लीग जो है कौन सा दिवस मनाया? तो 22 दिसंबर को ही 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को ही मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। जब कांग्रेस के लोगों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया, तो इससे खुश होकर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को ही मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी उन लोग को ही था।